हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का वीकली टेस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि कल आपके एग्जाम में आएगा। कल आप लोग को एग्जाम है, यानी कि 23 दिसंबर को आप लोग को एग्जाम होने वाला है फिजिक्स का, तो उसमें इससे ज़रूर आएगा। इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी देख सके। चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो क्लास 12th का फिजिक्स का यहाँ पर हम लोग देखेंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का हम लोग देख लेंगे। और पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। पीडीएफ वहाँ पर थोड़ा देर बाद सेंड कर दिया जाएगा। और यदि आप लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो वहाँ भी फॉलो करके रख लीजिएगा। आप लोग को लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर मिलता रहेगा। और साथ ही कोई भी पर्सनल बात वगैरह करना हो तो आप लोग डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर रिप्लाई आप लोग को मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले मिल जाएगा सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव वाला। और तो चलिए एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला देख लीजिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देख सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम। यहाँ पर दिया गया है ए, यहाँ पर है 17 और ऊपर है 35 एंड यहाँ पर है ए 17 और ऊपर है 36। बताना है कि परमाणु A17 35 और A17 36 में क्या अंतर है। अब यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है। आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 13, यानी कि न्यूक्लियाई, जिसको बोलते हैं नाभिक। तो आप लोग ये इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर ये कोई है, अ, बोल सकते हैं ये कोई एलिमेंट है जिसका कि यहाँ पर ये दिया गया है परमाणु क्रमांक 17 होता है और ऊपर यहाँ पर परमाणु भार दिया गया है 35। जो परमाणु क्रमांक होता है इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं और ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इसको जेड से डिनोट करते हैं और ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। मतलब कि अगर इसमें देखा जाए तो प्रोटॉन की संख्या कितना है, 17 है, और परमाणु क्रमांक भी 17 है। और ये जो होता है ये होता है परमाणु भार, जिसको कि हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और हमको अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड कर देंगे, ए माइनस जेड कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या हमको मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकाल के देखेंगे, तभी अंतर पता चलेगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर दोनों में तो परमाणु क्रमांक बराबर है, इसमें भी 17 है, इसमें भी 17 है। और प्रोटॉन की संख्या भी बराबर है, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन की संख्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या भी बराबर है। लेकिन यहाँ पर हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या निकाल के देखते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या कितना कितना आता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे। इसके लिए मैं इधर निकाल देता हूँ और इसके लिए इधर निकाल देता हूँ। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालता है अभी मैंने आप लोगों को बताया, ए माइनस जेड करेंगे यानी कि परमाणु भार, और माइनस करेंगे परमाणु क्रमांक, जिसको कि प्रोटॉन की संख्या भी बोलते हैं। तो 35 माइनस 17 यहाँ पर करेंगे, 35 माइनस 17, और यहाँ पर भी वही करेंगे, ए माइनस जेड यहाँ पर भी करेंगे, ए माइनस जेड यहाँ पर भी आप लोग का हो जाएगा वही। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा, देख सकते हैं 36 माइनस 17 आ जाएगा, 36 माइनस 17। तो इससे आप लोग निकालिएगा तो ये आ जाएगा आप लोग का 18 और ये आ जाएगा आप लोग का 19। तो इसमें जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की संख्या 18 है और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 19 है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 19, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 18। तो यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या का फर्क है। तो आप देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग का। ऑप्शन नंबर आप लोग सी पढ़िए, क्या दिएगा, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए कि A1736 में एक अधिक न्यूट्रॉन है। मतलब कि इसमें A17 जो 36 है इसमें एक अधिक न्यूट्रॉन है। बात सही है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार पीछे देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो ए होता है ये कोई एलिमेंट है, ये कोई एलिमेंट है। और यहाँ पर जो ये होता है, ये होता है परमाणु क्रमांक जो नीचे होता है, और इसी को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, और यही प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और ऊपर जो होता है ये होता है हमारा परमाणु भार, और इसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो ये होता है, और न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो ए माइनस जेड कर देंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट था, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन परमाणु में मौजूद नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन में क्या होता है, 1H1 होता है, आप लोग जानते हैं 1H1। इसमें परमाणु क्रमांक जो होता है 1 होता है हाइड्रोजन का, साथ ही प्रोटॉन की संख्या भी 1 होता है, और परमाणु भार भी कितना होता है, 1 होता है। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अगर न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर हम लोग निकालना चाहे तो ए माइनस जेड करेंगे तो 1 माइनस 1 बराबर में क्या आ जाएगा, 0। मतलब कि हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा कि हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है
कि इफ अ रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स गामा रेडिएशन इट्स एटॉमिक नंबर, यदि कोई रेडियोधर्मी परमाणु गामा विकिरण उत्सर्जित करता है तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा बताना है। आप लोग चैप्टर नंबर 13 अगर पढ़े होंगे तो आप लोग वहाँ पर पढ़े होंगे अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन आप लोग पढ़े होंगे, अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन, और तीनों में क्या क्या होता है आप लोग जानते होंगे। फिलहाल यहाँ पर गामा रेडिएशन के बारे में पूछाएगा तो मैं यहाँ पर गामा रेडिएशन के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो गामा रेडिएशन में क्या होता है, जब भी गामा रेडिएशन होगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, मतलब कोई भी चेंज होता ही नहीं। आप लोग डायरेक्टली याद रखिए, न तो परमाणु जो परमाणु क्रमांक होता है यानी कि जो परमाणु नंबर होता है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, और जो एटॉमिक नंबर होता है जिसको कि परमाणु क्रमांक बोलते हैं, सॉरी, जो एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। जो एटॉमिक मास होता है यानी कि परमाणु जो भार होता है उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। अगर मैं सिंपली यहाँ पर अगर किसी का एग्जांपल लेना चाहूँ, मान लीजिए कोई ए एलिमेंट है और इसका यहाँ पर एटॉमिक नंबर मान लेते हैं ए और एटॉमिक मास मान लेते हैं बी, यह है परमाणु क्रमांक और यह है परमाणु भार। तो जब भी गामा रेडिएशन होगा मतलब कि गामा विकिरण उत्सर्जित होगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना तो इसमें चेंज होगा ना इसमें चेंज होगा, मतलब कि क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, नहीं बदलता है। यहाँ पर क्या पूछा था, उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो नहीं बदलता है यानी कि रिमेन्स अनचार्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि विच फोर्स वर्क्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन इनसाइड अ न्यूक्लियस, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच कौन सा बल कार्य करता है। आप लोग जानते हैं नाभिक आप लोग जानते होंगे, तो उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इसमें कौन सा बल कार्य करता है बताना है। तो गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल दोनों कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफेक्ट, यानी कि विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है तो सिर्फ अल्फा कण को विक्षेपित कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 6 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल गेट्स क्या है डिस इंटीग्रेटेड आफ्टर 3 हाफ लाइफ, 3 आधे जीवन के बाद कितना प्रतिशत रेडियोधर्मी पदार्थ विघटित हो जाता है। तो इसका जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, ये कौन सा है 6 नंबर वाला क्वेश्चन, यह है 6 नंबर वाला क्वेश्चन, तो ये आप लोग का निकल के आ जाएगा 87.5%, 87.5%। इसका मैं आप लोग को फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है n/n0 इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ पर होता है आप लोग का, यहाँ पर होता है n, ये होता है फॉर्मूला, n/n0 बराबर हाफ और होल पावर होता है n, ये होता है फॉर्मूला। इससे आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो आप लोग का निकल के आ जाएगा 87.5%। नेक्स्ट 7 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि इफ रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स अ बीटा पार्टिकल देन इट्स एटॉमिक मास, मतलब कि कोई रेडियोधर्मी परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है तो उसका परमाणु द्रव्यमान होगा। अभी ऊपर हम लोगों ने गामा पढ़ लिया, अब यहाँ पर बीटा भी आ गया, तो बीटा का भी अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है ए, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर जो है ये है ए और एटॉमिक मास जो है ये है बी, ठीक है। तो जब भी बीटा एक्चुअली यहाँ पर समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि बीटा कण जो है, बीटा पार्टिकल बोल लीजिए, बीटा कण बोल लीजिएगा, मैं यहाँ पर कण लिख दे रहा हूँ, बीटा पार्टिकल या फिर बीटा कण, तो ये 2 प्रकार से उत्सर्जित होते हैं, यानी कि ये प्लस और माइनस 2 में टूटता है। एक तो होता है बीटा पॉजिटिव और एक होता है बीटा नेगेटिव। बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव यहाँ पर 2 होते हैं। तो अगर बीटा पॉजिटिव होगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बीटा पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर क्या होगा, परमाणु संख्या 1 से घट जाएगी, मतलब जो भी परमाणु संख्या होगा, जैसे यहाँ पर परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या बोल लीजिए, परमाणु क्रमांक बोल लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था एलिमेंट का, इसमें ए है तो A-1 हो जाएगा अगर बीटा पॉजिटिव होगा तो, और बीटा नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, A+1 हो जाएगा, मतलब कि 1 से परमाणु संख्या बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर सिर्फ बीटा कण बोला है, न तो बीटा नेगेटिव बोला है ना ही बीटा पॉजिटिव बोला है, सिर्फ बीटा कण बोला है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अपरिवर्तित रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ बीटा कण बोलेगा तो अपरिवर्तित, कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि रिमेन्स अनचेंज्ड होगा, चेंज, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव बोलेगा नेगेटिव बोलेगा तभी चेंज होगा। पॉजिटिव में क्या होता है, घट जाता है 1, और नेगेटिव में क्या होता है, 1 बढ़ जाता है। मैंने आप लोग को बता दिया। अगर
कभी भी काम है तो आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि बी आई थिंक यहाँ पर ये बिस्मिथ है या फिर कोई एक परमाणु है। इसका यहाँ पर आई थिंक ये बिस्मिथ ही है, बिस्मिथ। तो इसका जो एटॉमिक मास दिया हुआ है 210 यानी कि 210 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5 days। इफ वी स्टार्ट विथ 10,000 एटम्स इफ इट देन द नंबर ऑफ एटम्स दैट रिमेन्स आफ्टर 10 days। ठीक है, ये 10 days आर, ये हो गया इंग्लिश में। हिंदी वाले देख लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है बिस्मिथ 210, ये इसका क्या है, इसका है एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार का आधा जीवन 5 दिनों का होता है। इसका हाफ लाइफ जो होता है ये 5 दिन का होता है। यदि हम इसके 10,000 परमाणु से प्रारंभ करें, मतलब कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, 10,000 परमाणु से, तो 10 दिनों के बाद शेष बचे परमाणु की संख्या यहाँ पर बताना है। तो इसको उसी वाले फार्मूला से करेंगे। कौन सा फार्मूला होगा यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोग को, और इसको मैं सोल्व करके भी यहाँ पर बता दे रहा हूँ। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एन बाई एन नोट बराबर हाफ होल पावर होता है एन। और जो ये एन होता है, ये एन बराबर होता है ये आपका एन होता है बराबर टी बाई कैपिटल टी के बराबर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ का होल पावर स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, ऐसे लिख सकते हैं। अब जो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं इसको एन नोट ये होता है, जो एन नोट होता है यही जहाँ से स्टार्ट करते हैं वही होता है। तो 10,000 यहाँ पर रखेंगे और ये हाफ तो ऐसे ही रहेगा, और टी बाई फिर टी नोट रखेंगे। टी की जगह पर क्या रखेंगे, टी की जगह पर 10 रखेंगे, यहाँ पर 10 दिनों बाद पूछ रहा है। और जो यहाँ ये टी कैपिटल टी क्या होता है ये समझ लीजिए, कैपिटल टी होता है आधा जीवन, तो वो दे दिया है 5 दिन, यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए। और जितने दिन बाद पूछता है वो होता है स्मॉल टी। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पर, एन बाई आ जाएगा, एन बाई एन नोट की जगह पर 10,000 रख देंगे, क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर रख देंगे 10,000 बराबर हाफ तो रहेगा ऐसे ही एज इट इज, और ऊपर था स्मॉल टी की जगह पर क्या रखेंगे, जितने दिन बाद हमसे पूछ रहा है, तो 10 दिन बाद पूछ रहा है तो यहाँ पर 10 रख देंगे। और जो कैपिटल टी था ये होता है आधा जीवन यानी कि हाफ लाइफ, तो 5 दिन यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर 5 पुट कर देंगे। अब इसको आप लोग को सोल्व करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कैंसिल कर लीजिए, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। हाँ 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ का होल पावर 2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग करते हैं हाफ का होल पावर 2, और इधर है एन बाई 10,000 इज इक्वल टू हाफ के होल पावर 2 था, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और नीचे क्या आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब हमको तो n का वैल्यू चाहिए, तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर। तो n इंटू 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 10,000। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा 10,000 बाई 4। तो इसको आप लोग जब कैंसिल कीजिएगा तो ये आप लोग का 100 में लगेगा 25 बार, और इधर 2 जीरो, तो 2500 आ जाएगा, 2500। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर वाला क्या दिया गया है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, यहाँ पर एक्स दिया गया है, 90 है इसका तो एटॉमिक नंबर, और 240 है इसका एटॉमिक मास, इमिट्स 2 अल्फा पार्टिकल्स एंड 1 बीटा पार्टिकल, द क्या है रिजल्टिंग आइसोटोप्स इज। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हिंदी में यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी वाले भी स्टूडेंट है। रेडियोधर्मी समस्थानी क्या है, x19, और यहाँ पर है फिर 240, 2 अल्फा कण और 1 बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो क्या है परिणामी आइसोटोप होगा, परिणामी आइसोटोप। तो क्या बोल रहा है, इसको हम लोग जैसा बोल रहा है वैसे करेंगे। क्या दे रखा है, x90 240 दे रखा है, और 2 अल्फा कण ना, तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं 2 अल्फा कण, 1 अल्फा और यहाँ पर x लिख देते हैं, जो भी परिवर्तित होगा अभी यहाँ पर लिखेंगे, और फिर 1 और अल्फा, और फिर से यहाँ पर x लिख देते हैं, जो भी परिवर्तित होगा अभी यहाँ पर बनाएंगे। और इसके बाद मैं एक यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, और एक क्या बोला है, एक बोला है बीटा, तो बीटा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और फिर से यहाँ पर x कुछ बनेगा। तो अल्फा, जब अल्फा कण अवक्षय होता है यानी कि अल्फा कण उत्सर्जित होता है, तो क्या होता है आप लोग ये समझ लीजिए। मैंने बीटा का भी बता दिया, गामा का भी बता दिया, बीटा और गामा का तो मैंने बता करके रखा हुआ है, मैंने अभी बताया, आप लोग को ऊपर क्वेश्चन आया था। अल्फा का भी समझ लीजिए। अल्फा कण क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़े होंगे। अल्फा कण कुछ नहीं होता है, बल्कि ये हीलियम का जो होता है, हीलियम 2 4 यही होता है अल्फा कण।
तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो एटॉमिक मास दिया गया है इसमें से 4 माइनस कर देंगे और एटॉमिक जो नंबर दिया गया है इसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा कण 6। तो बस यही करना है। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बच जाएगा आप लोग का, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये बच जाएगा 236 और नीचे से कितना माइनस करना है, नीचे से माइनस करना है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 88। अब फिर से अल्फा कम 6 हो रहा था, फिर से ऊपर से 4 घटेगा तो यहाँ पर 232 हो जाएगा और नीचे कितना बचेगा, नीचे आप लोग का 86 बचेगा यानी कि 86। अब फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर यहाँ पर बोल रहा है बीटा, बीटा 6। तो बीटा 6 हो रहा है तो परमाणु क्रमांक में तो कोई चेंज नहीं होगा, ये 232 ही रहेगा एज इट इज। लेकिन यहाँ पर जो परमाणु जो भार है, परमाणु भार, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है इसमें चेंज होगा, 87 हो जाएगा। और एक्चुअली यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये बीटा नेगेटिव होगा, बीटा नेगेटिव, तब जाकर के एक बढ़ेगा। तो इस हिसाब से कौन सा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा राइट। इस हिसाब से यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर देखते हैं, यहाँ पर 87 और 32 87 2, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 87 और 232। फिर नेक्स्ट है 10 नंबर वाला, देख लीजिए कि विच वन इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ये है आप लोग का कौन सा, अल्फा किरणें, अल्फा किरणें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि राइट द रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस, मतलब कि द्रव्यमान संख्या और नाभिक की त्रिज्या के बीच संबंध लिखिए। तो ये आप लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे तो बहुत ही विस्तार से यहाँ पर समझाया गया है। जो आर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के होल पावर 1/3 के, और जब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है आर नोट, और ये हो जाएगा आर नोट ए के पावर 1/3। तो यही आप लोग को लिखना था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सॉरी ये ऑब्जेक्टिव नहीं है बल्कि सब्जेक्टिव, मतलब ऐसा करना था। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। इसके बाद अगल का देख लीजिए, अगल का क्या है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 kg ऑफ मास, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की समतुल्य ऊर्जा कितनी होगी। 1 kg द्रव्यमान का कोई मान लीजिए कुछ भी है, कुछ भी मान लीजिए 1 किलो द्रव्यमान का कोई पदार्थ है और उसका क्या निकालना, समतुल्य ऊर्जा निकालना। तो किससे निकालेंगे, आइंस्टीन समीकरण से निकालेंगे, आप लोग पढ़े होंगे, E बराबर mc², E बराबर ये होता है mc²। तो यहाँ पर m का मान दे रखा है 1 kg और c का वैल्यू आप लोग जानते हैं जो निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होता है। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे और एक का तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आप लोग का निकल के आ जाएगा। तो इसे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है अभी डायरेक्ट, देख लीजिए, ये आप लोग का आ जाएगा इतना, 3 3 9 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻16 जूल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, यानी कि रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु और औसत आयु के बीच संबंध लिखिए। तो जो औसत आयु होता है यानी कि टी एवरेज, ये होता है, ये किसके बराबर होता है, तो आधा जीवन यानी कि हाफ लाइफ जो होता है उसमें 0.693 से डिवाइड दे देंगे, तो ये होता है दोनों में रिलेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट, सो दैट द डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग का वीकली टेस्ट में तो आएगा ही, साथ ही ये आप लोग का क्या बोलते हैं फाइनल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देख लीजिए यहाँ पर क्या है हिंदी में, दर्शाइए कि नाभिक का घनत्व उसकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करती, ये यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोग को एक ऊपर क्वेश्चन कराया था जिसमें कि ये आया था आप लोग का जो त्रिज्या होता है आर नोट और ए के पावर 1/3 के बराबर होता है, तो यही यहाँ पर लिख देंगे। और जहाँ पर आर नोट क्या है, एक नियतांक है, ये आप लोग लिख सकते हैं लैंग्वेज बना करके। लैंग्वेज लिखना उतना जरूरी नहीं है लेकिन लैंग्वेज आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। और आर नाभिक की त्रिज्या है, ठीक है। नाभिक को गोला मानते हुए नाभिक का आयतन, गोला है अगर नाभिक तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3πr³ होता है, तो वही लिखेंगे 4/3πr³, ठीक है। और यहाँ पर इसको फिर आगे कैलकुलेट कर लेंगे जो भी यहाँ पर दिया हुआ है आर और का मान रख करके। और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, नाभिक का घनत्व जो होता है, घनत्व को हम लोग यहाँ पर कैसे डिनोट कर रहे हैं, रो से डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ma/v के बराबर, ठीक है। एम एक क्या है, एम एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 3m/4πε0r³। तो अतः ये जो है ये आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका डेंसिटी है यानी कि जो घनत्व है ये ए से मुक्त है, क्योंकि इसमें ए कहीं भी आ रहा है, ए नहीं आ रहा है मतलब कि मुक्त है। और इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं दोनों वीडियो में तो वैसे भी बताने वाला नहीं हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर।
आई थिंक ये आप लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, ये 15 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है कि दिया गया है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नाइट्रोजन नाभिक N7 और यहाँ पर 14 दिया गया कि बंधन ऊर्जा का पता लगाए। बंधन ऊर्जा निकालना है। बंधन ऊर्जा आप लोग को पढ़ना है, न्यूक्लियर चैप्टर में पढ़े होंगे जिनको पता होगा, और जो नहीं पढ़े हैं तो फिर आप लोग को पढ़ना होगा। और यहाँ पर कुछ कुछ मान्य वगैरह दे रखा है यहाँ पर, तो इसी का हम लोग उपयोग करेंगे। तो ये जो दिया गया है N14 इसमें क्या कह दिया गया है लिख लेंगे। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, जहाँ यहाँ पर जेड जो है परमाणु क्रमांक 7 है और इसी यही प्रोटॉन के बराबर, तो 7 प्रोटॉन भी आ जाएगा। फिर यहाँ पर न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 14 - 7 कर देंगे तो न्यूट्रॉन भी आप लोग का क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो वही ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर Mn, तो यहाँ पर ये भार दिया हुआ है, ठीक है, ये भार दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया गया है। और डेल्टा एम का फॉर्मूला होता है, डेल्टा एम का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, तो कर सकते हैं इसको डायरेक्टली, और नहीं जानते होंगे तो मैं यहाँ पर डेल्टा एम का फॉर्मूला लिख देता हूँ। डेल्टा एम का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एम इज इक्वल टू होता है, डेल्टा एम इज इक्वल टू होता है आप लोग का ZMP प्लस A - Z, यहाँ पर माइनस होगा A - Z MN, और फिर यहाँ पर माइनस कर सकते हैं M। अब समझिए क्या यहाँ पर है, ये जो पूरा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो है इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान। न्यूक्लियॉन में क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है। तो ये हो गया मेरा प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये प्रोटॉन की संख्या और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। और फिर यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, A - Z और फिर एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो ये हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाले, यहाँ से इतना में हम लोग सिर्फ न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान निकाला, और उसमें से नाभिक का द्रव्यमान घटा दें। नाभिक का द्रव्यमान मैंने यहाँ पर कैपिटल एम में डिनोट किया है, आप लोग कुछ और भी यहाँ पर लिख सकते हैं, घटा दे तो ये निकल जाता है डेल्टा एम। डेल्टा एम ये क्या है, डेल्टा एम यहाँ पर द्रव्यमान क्षति यानी कि मास लॉस। तो ये है आप लोग का, तो ये होता है फार्मूला, और उसी फार्मूला में यहाँ पर सारा कुछ मैंने पुट किया हुआ है। पुट करके डेल्टा एम का मान निकाल लेंगे, ठीक है। और चूंकि हम लोग जानते हैं 1U इक्वल टू होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर क्या है C²। C यहाँ पर क्या है, प्रकाश वाला है, प्रकाश है। तो ये आप लोगों को डायरेक्टली याद रखना होगा, ये पूछा भी जा सकता है। तो फिर उसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और फिर आगे कैलकुलेट कर लेंगे तो बंधन ऊर्जा निकल के आ जाएगा। और ये आप लोग को इंग्लिश में भी, इंग्लिश में नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश में नहीं है क्योंकि ये कैलकुलेटिंग क्वेश्चन था, इसलिए इंग्लिश में लाने की जरूरत नहीं, तो मैंने नहीं लाया है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग का देख लीजिए क्या है, क्या बोला है कि राइट द न्यूक्लियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड दिया गया है। डाउटर न्यूक्लियस में बी कॉल्ड वाई, मतलब कि वाई से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न का नाभिकीय समीकरण लिखे और संतति जो नाभिक होता है उसको वाई बोल सकते हैं, मतलब कि वाई दर्शा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, कैलकुलेटिंग है, हिंदी इंग्लिश में कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पर अल्फा क्षय हो रहा है, तो अल्फा क्षय में क्या होता है मैंने आप लोग को बताया है, मैं यहाँ पर करके आप लोग को दिखाता हूँ। 1 से 84 और यहाँ पर है 218, तो अल्फा क्षय हो रहा है। अल्फा क्षय में ऊपर से कितना कम हो जाता है, ऊपर से 4 कम हो जाता है क्योंकि हीलियम परमाणु को कम करना है, तो ऊपर से 4 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 214, और नीचे से 2 कम करेंगे तो 82 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग को मिल भी जाएगा 82 और यहाँ पर है 244। और आप लोग चाहे तो फिर यहाँ पर प्लस में हीलियम परमाणु भी लिख सकते हैं और चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, आप लोग का ये ऑप्शन है। चाहे तो लिख दीजिएगा तो ही अच्छा होगा, लिख दीजिएगा, कुछ करना तो है नहीं। और फिर यहाँ पर बीटा नेगेटिव क्षय हो रहा है, बीटा नेगेटिव में भी क्या होता है मैंने बताया है। फिर यहाँ पर बीटा पॉजिटिव दिया गया है, इसमें क्या होता है ये भी मैंने बताया है। इसमें तो जो भी परमाणु भार है यानी कि जो भी एटॉमिक मास है उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, ये वाला एज इट इज रहेगा। सिर्फ यहाँ पर परमाणु क्रमांक में चेंज होगा। बीटा नेगेटिव में क्या होगा, बीटा नेगेटिव में एक बढ़ जाएगा और बीटा पॉजिटिव में एक घट जाएगा। तो बस वैसे ही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग कंप्लीट होता है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। और कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर